वेलकम बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं सुजाता आडिव आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी बोर्ड के कुमार भारती कक्षा 10वीं में से दूसरे विभाग से हम लोग कर रहे हैं दूसरा पाठ, चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 1915 रावलपिंडी में हुआ था। भीष्म साहनी जी हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। उनकी कई साहित्य और उपन्यासकार, नाटककार, उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। तो उसमें से कुछ एक अंक है चीफ की दावत, जो हम अभी करने वाले हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी हासिल करते हैं। परिचय क्या है? सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों पर पार की नजर रखने वाले भीष्म साहनी जी ने इस पाठ में अपने बुजुर्गों को लेकर हीन दृष्टिकोण वालों पर करारा प्रहार किया है। अपनी उन्नति के लिए चीफ की खुशामदीद करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, दिखावा करना आदि के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लोक कला, हस्तकला के समाधान पर कहानीकार ने बड़े ही प्रभावी एवं मार्मिक ढंग से कलम चलाई है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से चीफ की दावत लेसन जो है वो आगे बढ़ता है। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की भी फुर्सत न थी। पत्नी और पति चीजों को फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी पूरी होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाई, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए थे। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की और न उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनके सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाएगी। श्यामनाथ सिकुड़ी हुई आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खाके शाम को ही वे अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे तक आ जाएंगे। इससे पहले ही अपने काम से निबट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो? साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले। मैं बाहर से ताला लगा दूंगा या माँ को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो? डिनर का क्या मालूम कब तक चले। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में ही टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटी की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुला हुआ था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और इन्हीं कदमों के माँ की कोठरी के बाहर जा खड़ी हुई। माँ दीवार के साथ एक चौके पर बैठी थी। दुपट्टा मुंह में सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह की तैयारी होते ही देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबेतु से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लो, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। जैसे भी आए अपने काम से जल्दी निबट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, और फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते में बैठक में चली जाना। माँ अवाक माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लग गई थी। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे कर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज से बोली,
क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से मैं बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले पाती हूँ। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर लिया था, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हो रही थी। जो चीफ अचानक उधर आग निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देशी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ आ जा सकता है। शोभा और क्रोध में वह फिर झुंझलाते हुए बोले, एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती हुई पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली और खुद के खुद के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमते, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कपड़े कैसे पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों को सोचने लगे थे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते हैं। घर का सब संचालक उनके अपने हाथ में था। कुटिया कमरे में कहाँ लगाई जाए, कुर्सियां कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ लगाई जाए, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर के पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लेना माँ। पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपने कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यहाँ माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी पत्नी से कहा। ढंग की बात भी हो गई हो तो अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद सफेद कपड़ों में लिपटी, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे ढके हुए बाल पल्लों की ओट में छिपा पाए थे। पहले से ही कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया वूड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़िया कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब गहने तुम्हारी पढ़ाई में बेच दिए हैं। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लग गई। तिनका कर बोली, यह कौन सा राग छेड़ा है माँ, सीधा कह दो ना, नहीं तो गहने नहीं है गहने, बस इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। गहने बिके तो है, बनकर ही आया हूं, नीरा लुंडरा तो नहीं लौटा हूं ना, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे गहना लूंगी, मेरे मुंह में सुई है, निकल गया, जो होता तो लाख भर पहनाती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए गया, माँ रोज की तरह गुसमुस बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। माँ न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धड़क धड़क करने लगा था। अगर चीफ सामने से आ गए और उसने पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी। यहाँ तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या करूंगी। माँ का जी चाह कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे ने आदेश को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वह बैठी रही। श्यामनाथ की पार्टी सफलता से शिखर चूमने लगी थी। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आते थे, सोफा कवर की डिजाइन पसंद आ रही थी, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इसके बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे।
दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्ताना पर हो गए थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से तो ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बन गई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी कोई पुरानी सहेली हो। इसी दौरान इसी रौब में 10:30 बज गए थे। वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा टिटक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी टांगे लड़खड़ाते हुई बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो करवटें और भी गहरी हो जाती और ठहरते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं की ओर बाएं झूलने लगता था। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ जी क्रोधित हो उठे। जी चाहता है कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते हुए देशी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, अरे पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराए कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जागी रहती थी? और किसिया हुई नजरों में शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझाकर अपने से सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़कर, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दाएं हाथ मिलाने के लिए माँ को आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाइए। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट के मारे माँ ने बाएं हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दी। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देशी अफसरों ने स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दाएं हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ की माँ बाएं हाथ की बार बार हिलाकर कह रही थी, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से चकुमचाते हुए बोली, हाउ डू यू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन में क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ जब भी पकड़ते थे और माँ की सिकुड़ी आ जाती थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, माँ आपसे लजा रही होगी। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। अब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे लगाए थे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहाँ भी कोई टालता है। शामनाथ बोल पड़े। साहब ने इतनी रिझ के से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊंगी बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, पत्थर अनार दो। देश अफसर और उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ अभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे की ओर देखती।
कभी पास खड़ी बहू की चेहरे की ओर देखती। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लफ्जों में कहा, माँ। इसके बाद यहाँ ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लर्जाती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बोने, हरिया तो बागी बरिया है। देशी स्त्री खिलखिलाकर हंस पड़ी। 3 पंक्तियों गा के माँ चुप हो गई। बरामदे में तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्न और गर्व में बदल उठी थी। वृद्ध माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकान की चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और औरतें फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के लिए बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे थे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने जैसा हो गया था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नया बनवा के दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब के लिए फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच ही में तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, माँ फुलकारी जरूर बनाएगी, आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और खाने की मेज की ओर वह बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबके नजरों से बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखें चल चल आंसू बहने लगे थे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आई हो। माँ ने दिल को बहुतेरा समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसुएं बरसात के पानी की तरह जैसे थमते ही नहीं थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान भरपेट खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटक कर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निःशब्दता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकाने लगे। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाहट उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को ऐसी ही कोस रही थी कि क्यों ऐसे नींद आ गई, क्यों वह घुलने लग गई थी, ऊँघने लग गई थी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ माँ, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतने खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ माँ, ओ माँ। माँ की छोटी सी काय सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ के माथे पर फिर तनाव बढ़ने लगा। उनकी बाहों में शरीर पर से हट गए। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया है? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लग गया था। बोलते हुए तुमने मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहो वैसा रहो।
मैंने अपना खा पहन लिया है, अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी है, भगवान का नाम लूंगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलवारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलवारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलवारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा धोखा देना चाहती हो। मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होंगे जो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगा? क्या तेरी तरक्की होगा? क्या साहब तेरी तरक्की करेंगे? क्या उन्हें कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गए थे। कहते थे जब तुम्हारी माँ फुलवारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गए तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ। माँ के चेहरा का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रिया भरा हुआ मुख खिलने लगा था। आंखों में हल्की हल्की सी चमक आने लगी थी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की क्यों नहीं होगी? तरक्की क्यों यूं ही हो जाएगी? साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेंगे, वरना उनकी खिदामत करने वालों की कमी थोड़ी ना है। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे का उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए अपने कमरे की ओर घूम जाते हैं। तो ये कहानी है चीफ की दावत। इसमें किस तरह से जो अपनी माँ के साथ व्यवहार करता है, और व्यवहार भी उनके उनके अनुकूल व्यवहार कैसे करता है, जिससे कि उसके जो काम है उसमें उसको बढ़ोतरी कैसे मिले, उसके प्रति कैसा उसका व्यवहार है उसके माँ के प्रति, वो दर्शाया है। तो इसी के साथ ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।